क्योंकि मैं नेगेटिव एनर्जी से दूर रहता हूं, तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि जो बीमारी मेडिकल साइंस में भी क्योर नहीं होती, उस बीमारी को आपके शरीर ने ठीक कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। तो निवेदन सबसे एक बार सुनेंगे, क्योंकि वो स्वयं भाई अपने मुख से बता रहा है, तो जरूर सुनेंगे सभी ध्यान से। जी देव भाई। मेरा नाम देवव्रत कुमार और मुजफ्फरनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। आवाज मेरी प्रॉपर सभी तक पहुंच रही है? वेरी नाइस। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और लास्ट 15 सालों से मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर, अभी फिलहाल मेरी पोस्ट है, और मैं यूपी स्टील में वर्किंग में हूँ। मुझे सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी हमारे स्वामी जी आपको योग करा रहे थे, एक्सरसाइज हो रही थी और मैं बराबर में कर नहीं पाया और साइड में खड़ा हो गया। अब आप समझ रहे हैं कि मैं बिना किसी योग और एक्सरसाइज के, मैंने सिर्फ एक से संजीवनी क्रिया से ये सब हल किया है जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी। अब प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि उसने, जब वो प्रॉब्लम उभर के आई तो उसने मुझे इतना तोड़ दिया था कि मैं कुछ भी, मतलब मेरा मन ये हो रहा था कि मैं अब करूं क्या, कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था उसमें। जनवरी लास्ट की बात है, यही जनवरी पीछे गई है, मैं हिमाचल आया हुआ था, शिमला में भर के निकल के आया सुबह मॉर्निंग में चने के दाने के बराबर, और वो 10 से 12 दिनों के अंदर आंवले से भी बड़ा हो गया था। इतनी तेजी से वो ग्रो करना शुरू किया उसने। और उसके नीचे जब मैंने हाथ लगा के देखा, अभी भी है जड़ें उनकी, तो वे अंगूर के गुच्छे की तरह बहुत सारे चने के दाने के बराबर, और ऊपर वाले 2-4 जो हैं वो बड़े हो गए। तो मतलब 15 दिनों में मैं इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई कि अब मैं करूं क्या। मैंने कई डॉक्टर से सलाह ली जो मेरे मुजफ्फरनगर से हैं, उन्होंने इसे दबा के देखा अच्छे से, उन्होंने कहा तो बहुत ठोस है भाई, एक काम कर इसकी बायोप्सी करा ले, क्योंकि जो ठोस गांठें होती हैं वो कैंसर ट्यूमर होते हैं, मतलब ये उनका प्रेडिक्शन है डॉक्टर जो देखते हैं। अब ये मुझे पहले ही संदेह था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ, क्योंकि अब से करीब 2019 की बात है, मेरे जो बड़े भाई जिन्होंने मुझे पाला है, एक्चुअली मेरे मम्मी पापा तो बचपन में छोड़ के मुझे चले गए थे, तो बड़े भाई ने मुझे पाला है और वो उनको ये छोटी सी वैसे सेम बिल्कुल चने के दाने के बराबर उनके हुई और बड़ी हो गई होली तक। और उनका टेस्ट वेस्ट कराया तो साथ में मैं हमेशा रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने जब बायोप्सी हुई तो उसमें निकल के आया कि ये तो कैंसर सेल्स हैं। फिर हमें मेरे बड़े भाई को मतलब वहाँ पे ऋषिकेश रेफर कर दिया गया एम्स में, और वहाँ पे उनकी कीमोथेरेपी वगैरह हुई, और लास्ट में यही हुआ कि फिर लॉकडाउन लग गया 2020 में, और उनके लीवर पे इतना इफेक्ट हुआ कि वो मतलब 1.5 साल में वो एक्सपायर कर गए। बीच में भाई की बात काट रहा हूँ मैं, जब कीमो करवाई थी बड़े भाई की, तो जैसे ही कीमो करवाई, कीमो करवाते ही वो गांठ जहाँ चने के दाने मेरे बेर जितनी थी वो इतनी बड़ी हो गई थी। हाँ, माने पेंचर, कीमो करवाना मतलब पेंचर करवाना, पेंचर करना मतलब जैसे ही पेंचर किया वो बढ़ जाएगी चीज उतनी ज्यादा। जी देखो, जैसे ही बायोप्सी हुई तो उसका जो बायोप्सी का जो वो आना था, मतलब रिजल्ट, तो वो 10 दिन के अंदर आया, और 10 दिन तक वो इतना बड़ा हो गया था यहाँ से फैल के। हाँ, उसमें वो पीस लिया उन्होंने, निकाला उसके अंदर से, टेस्ट के लिए भेजा। तो ये सब चीजें मेरे सामने हुई और मैं इससे बहुत डर गया। मैंने कहा यार अब वही सेम मेरे साथ प्रक्रिया होगी, वही वो पीस निकालेंगे और फिर ये बड़ा होगा। ये सब मेरे सब पहले हुआ था, तो ज्यादा टेंशन हो गई और मैं कहीं जाना आना बंद कर दिया। फिर हमारे दीपक जांगड़ा जी हैं, हमारे मित्र हैं, सीनियर रहे हैं, उन्होंने कहा यार क्या बात, तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं, मीटिंग में नहीं आया? तो क्योंकि मैं बिजनेस भी करता हूँ छोटा मोटा जॉब के साथ साथ, तो 2-3 मीटिंग हुई तो उसमें मैं गया नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम आए नहीं। मैंने कहा मेरी साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण मैं जा नहीं पा रहा कहीं। तो उन्होंने पूछा मेरे से, मैं सारी डिटेल में फिर उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा यार इसका तो बड़ा आसान सा हल हमारे पास में है, तो एक काम कर, मैं स्वामी जी का नंबर दे रहा हूँ, इनसे बात कर। और मेरे पिताजी को इतनी बीमारियां थी कि इतना बड़ी पोटली भर के दवाई उनकी लाता था मैं हर हफ्ते,
और वो खाते थे, और अब वो कोई दवाई नहीं खाते और वो बिल्कुल फिट हैं। उनके पिताजी को किडनी डायलिसिस के लिए प्रेफर कर दिया था रोहतक पीजीआई ने, और मेरे पास फोन आया तो मैं कहा भाई यहाँ लिया देखते। संजीवनी शुरू की, कोई मेडिसिन उसी दिन सारी दवाई तो आपको पता मैं पहले दिन बंद कर देता हूँ अगर मेरे साथ ईमानदारी बरतने का वादा करता है। जो शुरू की वो आज पूर्ण रूप से ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी ठीक हो गए तो तू भी हो जाएगा। जी देव भाई। तो फिर मैंने स्वामी जी से फोन पे बात करी। स्वामी जी ने मुझे तरीका बताया कि इस तरीके से किट लेके आओ और संजीवनी क्रिया शुरू कर दीजिए। मैंने वो स्टार्ट की, धीरे धीरे पूरा 1.5 लीटर पानी का प्रयोग मैं करने लगा। और मुझे शुरू में तो थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि पेट में दर्द होता था हल्का हल्का, तो मैं सोचा यार ये होगा कैसे। और फिर स्वामी जी ने की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको मैं देखने लगा सब। तो उसमें स्वामी जी ने बताया कि कोई भी बीमारी है वो हमारे जो सेल्स हैं, वो जो डेड सेल्स हैं उनको एक्टिव सेल्स खा जाते हैं रिसाइकलिंग में। वो तब होता है जब हम उपवास करते हैं, मुंह से खाना देना बंद करते हैं अगर शरीर को, तो खुराक मिलनी बंद हो जाती है और वो सेल्स जो एनर्जी लेते हैं वो दूसरे सेल्स से लेते हैं, और जो डेड सेल्स हैं वो भी उनकी खुराक बन जाते हैं। ये सब मैंने वीडियो में सुना। स्वामी जी ने मुझे फोन पे तो सारी चीजें नहीं बताई, लेकिन वीडियो में सुनाई नहीं थी। और सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अब तो, और मुझे भूख, जैसे ही मैं संजीवनी क्रिया करने लगा मुझे भूख और प्यास लगनी थोड़ी बंद हो गई। मैंने सोचा मैं उपवास करना शुरू करूंगा। और स्वामी जी से मैंने फोन पे कहा कि मैं आज पूरे दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। स्वामी जी ने कहा कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, और मन हो रहा है कि कुछ ना भी लूं तो इससे मुझे उपवास हो जाएगा पूरा। स्वामी जी ने कहा ठीक है फिर निर्जल रहो, कुछ भी मत लेना। मैं एक दिन रहा, फिर अगले दिन मेरी फिर से इच्छा नहीं हुई कुछ भी लेने की। तो इस तरीके से 2-3 दिन गुजर गए। मैं कहा यार ये तो बड़ी पावरफुल चीज है। संजीवनी क्रिया से अगर मुझे भूख प्यास लगनी बंद हो गई तो जो उपवास वाली जो मुझे बताया गया है सोल्यूशन, वो सोल्यूशन, क्योंकि उपवास रहना बड़ा मुश्किल है, रहा नहीं जाता। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम निर्जल उपवास कर लें, क्योंकि एक निर्जला एकादशी आती है उसमें बहुत ही कम लोग निर्जल रह पाते हैं, निर्जल रहा ही नहीं जाता। तो मैं सोचा कि अगर मैं 3 दिन निर्जल रह चुका हूं तो ये तो बहुत ही बड़ा काम मेरे साथ हो गया। और इसी तरीके से मैं, मतलब मेरा मन ही ना करे, मैंने कहा ठीक है भाई जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। और मैं संजीवनी क्रिया डेली 9 बार करता था, 3 बार सुबह, 3 बार दोपहर, 3 बार शाम, 9 बार। और 1.5 लीटर एक बार में, नहीं 13.5 लीटर टोटल पानी एक दिन में मुझे अंदर डालना है और फिर उसे एग्जिट कराना है। उसमें से 80% पानी बाहर आ जाता है, 15 से 20% अंदर इंटेस्टाइन जो होती है वो सोख लेती है, जितना पानी इस बॉडी को जरूरत होती है वो ले लेती है। अच्छा, ये सब चीजें मैंने स्वामी जी से डिस्कस किया। मैंने कहा स्वामी जी मैं निर्जल जरूर रह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं डिहाइड्रेशन हो जाए, मुझे पानी की कमी हो जाए बॉडी में। अब स्वामी जी ने कहा भाई तुम दिन में को अगर सही तरीके से ले ही रहे हो सारा पानी, तो 13.5 लीटर पानी तुम्हें बॉडी में अंदर तुम डाल रहे हो, सारा थोड़ा ही ना बाहर निकलता है, तो बॉडी ले लेती है और जितनी जरूरत होती है वो अपने आप ले लेती है। आप उसकी टेंशन ना लें, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और ये लिख के देता हूँ, तुम भूख से प्यास से नहीं मरोगे, खा के जरूर कोई मरा है दुनिया में, भूखा प्यासा कोई नहीं मरता। मैंने कहा फिर ठीक है। तो बड़े अच्छे से ये मुझे गाइड करते रहे और मैं अपना ऐसे ही रहता, मतलब करीब करीब जो पहला निर्जला था मेरा वो 12 दिन का रहा है। 28 फरवरी से स्टार्ट किया और शायद 9 या 10 मार्च को मैंने वो पहली बार मैंने जूस लिया। और निर्जले के साथ साथ लड़ाई भी घर में रोज झेली थी। वो तो बहुत बड़ी लड़ाई रही थी, मतलब वो मेरी वाइफ और सासू माँ मेरे बिल्कुल पीछे पड़ गई थी कि भूखे रह के कोई सही हुआ है, और ये क्या शुरू कर दिया तुमने, 1 दिन 2 दिन, मतलब उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। और मैंने स्वामी जी की वीडियो तक उन्हें दिखाई, वो माने नहीं, वो कहते तुम चक्कर में पड़ गए स्वामी के। और नहीं, काम पे प्रॉपर 1.5 महीना जब तक मेरी बॉडी में फैट रहा तब तक मुझे एनर्जी मिलती रही और मैं ऑफिस जाता रहा। और फैट इतना कम हुआ कि मेरा 80 kg के आसपास वेट था, वो 39 पे आ गया। 39। और अभी पिछले 20 दिन से रस आहार शुरू किया है, अभी तक वो निर्जला वाला वही सिस्टम चल रहा था। पिछले 20 दिन में
करीब 10 किलो के करीब 11 किलो वजन। 11 किलो वजन बढ़ गया इनका। केवल जूस, और जूस पता है अमृत जो मैं बोलता हूँ अमृत जूस, उसको देव भी यही बोलता है गुरुजी ये तो मेरे लिए अमृत है। कौन सा? करेला, टमाटर, खीरा और आंवले का जूस। मीठा लगता है वो, कड़वा नहीं लगता। बहुत टेस्टी लगता है। जी देव भाई। उसके बाद जब मैं ऑफिस जाने लगा तो मैंने अपने जो सीनियर बॉस हैं उनसे मैंने सारी चीजें डिस्कस की, और उन्हें पता है मेरे ब्रदर को प्रॉब्लम हुई थी और मैं उनके ट्रीटमेंट में छुट्टियां ली थी और वो देखने भी गए थे, और वो उन्हें ये भी पता है कि ये डर गया अब जब ये मानेगा नहीं और ये ट्रीटमेंट कर रहा है। उन्होंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है तो उसके चक्कर में मत पड़। फिर उसने मुझे एक नोट्स निकाल के दिया कहीं से कि यार तू सही कर रहा है, अगर तू उपवास रख रहा है तो ये इसका मतलब सही है। उन्होंने मुझे एक नोट्स दिया, अपना मैसेज दिया, एक उनके मामा के लड़के ने भेजा था उन्हें, कि उनके जो मम्मी पापा थे उनके मामा के लड़के के, वो बहुत बूढ़े थे और वो उन्होंने भी अपना एक कैंसर सही किया था। वो बिल्कुल भूखे रहते थे घर पे, कुछ खाते पीते ही नहीं थे। तो उन्होंने मैसेज दिखाया कि देखो यार ये इन्होंने मुझे मैसेज किया था और ये बिल्कुल सही हो गए थे, इनके लास्ट स्टेज पे इनकी कैंसर नहीं था, इनके टेस्ट कराया था, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, तू अब तो कर सकता है, ये तपस्या है भाई, तो कोई तो कर नहीं सकता, तुम ही कर रहे हो। तो मैं जब उनके सामने, वे डेली मुझे देखते थे कि यार तू वेट कम, तेरा बहुत तेजी से कम हो रहा है वेट, मतलब 12 के 12 दिन निर्जल रहा। वो डेली पूछते थे आज भी कुछ नहीं लिया, अगले दिन फिर आज भी कुछ नहीं लिया, डेली मुझसे ये पूछना था ऑफिस आती। मैंने कहा नहीं। वो 12 दिन कंटिन्यूसली जब उनके साथ ऐसे मैं बताता रहा सारा, तो उन्होंने कहा भाई तुम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हो, मैं एक दिन में 10 बार चाय पीता हूँ और मैं बिल्कुल नहीं रह सकता चाय के बिना ऑफिस में। तो ये सब हुआ है और इस चीज को मैंने बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया और एहसास किया कि कैसे कैसे ये मेरे साथ हो रहा है। जैसे जैसे मेरा निर्जला बढ़ा वैसे वैसे मेरे शरीर से इतनी गंध निकली कि मैं बैठ नहीं सकता था, स्मेल इतनी आती थी जब मैं अपना फ्रेश होता था। स्वामी जी से सारी बातें बताता था, तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी बीमारी कट रही है, आप टेंशन मत लो। तो ये सब चीजें होती चली गई। फिर 2 दिन में लिक्विड लिया, फिर उसके बाद फिर से 7-8 दिन निर्जल रहा, फिर से 2 दिन जूस लिया, फिर से 5-6 दिन निर्जल रहा। इस तरीके से मैं करता रहा। फिर नवरात्र आए, 9 के 9 दिन में निर्जल रहा। मुंह कड़वा होने लगा मेरा अंदर से, मतलब बिल्कुल एकदम कड़वापन। और जब जो भी मैं फ्रेश होके आता था तो वो सब मेरे अंदर रम जाती थी स्मेल, दवाइयों की स्मेल मेरे अंदर से आती थी, मतलब, और मुझे दूसरे की भी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, मतलब इतना अजीब सा माहौल मेरे साथ रहता था, मौसम। जब 2 महीने हो गए और मेरे अंदर से गंध काफी निकल चुकी थी, तब जाके मुझे रिलीफ मिलना शुरू हुआ। और मैंने स्वामी जी से कहा कि मेरी गांठें तो कम हो ही नहीं रही। स्वामी जी ने कहा भी तू अपनी बीमारी तो पहले गंध तो निकाल, 100 दिन तो होने तो बॉडी का, जहां से बीमारी शुरू हुई थी वहीं से कटनी शुरू हो जाएगी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे इसमें बहुत ज्यादा चस होनी शुरू हो गई, रात भर मुझे नींद नहीं आई। और एक जो ऊपर वाली गांठ है वो और साइड में से निकल के एक और साइड में से निकल गई, उसके शाखाएं से निकल गई। मैं उस दिन बहुत डर गया, मैंने कहा भैया अब ये मेरे बस का नहीं है, तो मेरी गांठ बढ़नी शुरू हो गई और दिक्कत हो जाएगी। मैंने रात को 3 बजे मैसेज किया, मेरे पास सारी चैटिंग पड़ी हुई है। 3 बजे रात को डरते डरते स्वामी जी से मैसेज किया। मैंने कहा पता नहीं फोन तो उठाएंगे नहीं उठाएंगे, रात हो रही, मैसेज कर दिया। मैंने कहा मुझे ऐसे दिक्कत हो रही है और मेरे से रहा नहीं जा रहा। सुबह को फिर स्वामी जी का फोन आता है 7-8 बजे। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है, सारी बातें बताई। इन्होंने कहा अगर वहां हलचल हो रही है समझ लो सही होने के लिए हो रही है, आप टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ जो हो रहा वो संजीवनी अगर तुम इतने शिद्दत से कर रहे हो, मन लगा कर रहे हो, समझ लो वो सही होने के लिए हो रहा जो भी हो रहा। और ये देख लीजिए आप, नवरात्रों के भी 10, 12, 15 दिन बाद से ये गांठें मेरी हल्की होनी शुरू हो गई, मतलब लगा कि मुरझा गई, मतलब जैसे खड़ी खड़ी सी रहती थी तो लगा कि मुरझा सी गई। मेरी वाइफ कह रही है दूर से तो बड़ा हल्का सा नजर आ रहा। तो फिर ऐसे ही जब हफ्ता 10 दिन गुजर गए तो बहुत तेजी से कम होनी शुरू हो गई। जब मुझे रिजल्ट मिला तो मुझे कॉन्फिडेंस इतना हाई आया कि मैं संजीवनी क्रिया को फिर और अच्छे से ऑब्जर्व किया। अब यकीन मानिए मैं एक बार में 10 बार संजीवनी क्रिया की, मुझे 1.5-2 घंटे तो लगे, मैं पूरी की पूरी बाल्टी खत्म कर दी। और यकीन मानो 10 के 10 बार वो पीले रंग का तरल निकला है।
इतनी गंध अभी भी बची हुई थी, मतलब 2-2.5 महीने तक कंटिन्यूसली मैंने कुछ नहीं खाया और फिर भी मेरे शरीर से गंध निकल रही है। अब सोचिए। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने सीखा है सब चीजों से। ये है, देखो हम आज सब अपने घर बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घर बनाते हैं और सारा दिमाग में ही रहता है कि मैं एक घर बना लूं, मैं ये मकान बना लूं, मैं ये घर सारा, लेकिन सही मायने में हम रहते कहाँ हैं ये हमें पता है? इस चीज का शायद एहसास सबको है, लेकिन ऑब्जर्व कोई नहीं करता। जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो पड़ोसी क्या कहते हैं देख के, अब इसमें कुछ नहीं रहा। देखो ध्यान से समझना, ये बहुत पॉइंट वाली बात है कि इसमें अब कुछ नहीं रहा। कहने का मतलब कहाँ है? बॉडी में कुछ नहीं रहा। तो हम रहते कहाँ हैं? हमारा घर ही शरीर है। वो घर नहीं है जिसे हम बनाते हैं, वो बनाने में सारी जिंदगी लगा देते हैं और बीमारी शरीर में मोल ले लेते हैं। वो पता लगा उस घर बन के तैयार हुआ। एक ऐसी घटना मेरे साथ हुई है। मेरे ही जो मैं मेथड इंजीनियर हूँ और जो मैं बनाता हूँ, वो जिस शॉप में वो तैयार होता है, वर्कशॉप है, उसमें एक नाथीराम करके वर्कर थे, अब तो एक्सपायर हो गए। वो बेचारे बहुत अच्छे थे, लगाव करते थे काफी। तो जब भी मैं जाता था शॉप विजिट के लिए तो वो मुझे बड़े दूर से ही मुस्कुरा के मेरे से मिलते थे। और अब वो एक्सपायर हो गए, अभी पीछे 2 महीने होंगे अप्रोक्सीमेटली। तो अब हुआ क्या, उन्हें देखो, उन्होंने पूरी जिंदगी, अब रिटायर होने वाले थे, मतलब 2-1 महीने उनके रिटायरमेंट में रह गए थे। पूरी जिंदगी उन्होंने कमा के उन्होंने बहुत बढ़िया अपना घर बनाया। और घर बनाने के बाद जब उसने अटैक आया और वो हार्ट अटैक से मर गए, तो उस घर में से उनकी अर्थी उठी थी। अब समझो आप, उस घर में जब तक उन्होंने एंट्री नहीं करी थी, वो बन रहा था, लेकिन बताया मुझे जो आए हुए थे वहां पे कि भाई वो